हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी एम्स सीआरई के लिए तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। 1 महीने का टाइम हमारे पास है, तो आपको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करनी है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डेली टाइम टेबल डाल रही हूँ, जिसमें आपको पर डे कितना ख़त्म करना है और उसके बेसिस पे हम शाम को एमसीक्यूज करते हैं। तो ये वीडियो कल शाम में अपलोड नहीं हो पाई थी, बट अभी मैं इस वीडियो को मॉर्निंग में अपलोड कर रही हूँ। सो आप सभी लोग इसका जितने भी इसमें एमसीक्यूज हैं वो आज अच्छे से प्रैक्टिस करके और पहले तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिएगा। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं इसका मतलब है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। सो वीडियो में सबसे पहला हमारा एमसीक्यूज है, रिएजेंट यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ बास फ्लूइड फॉर प्लेटलेट काउंटिंग। अब जितनी भी हमारी सेल्स हैं उनके लिए अलग अलग फ्लूइड्स होते हैं, तो जो बास फ्लूइड प्लेटलेट काउंटिंग के लिए जो हमने प्रिपेयर किया है उसमें क्या क्या यूज करके हमें उसे बनाया गया है। तो ऑप्शन सोडियम साइट्रेट, बी ब्रिलियंट क्रिजाइल ब्लू, सी फॉर्मलिन एंड डी ऑल ऑप्शंस। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है ये लिखने में, तो आप तो समझ लीजिएगा इसका यही मतलब है। तो जो बास फ्लूइड हमें तैयार करना होता है प्लेटलेट काउंटिंग के लिए, तो उसमें हमें ये सारे रिएजेंट चाहिए होते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर है। इसमें डी सही है हमारा। एलो ऑल ऑप्शंस इसमें है, ऑल ऑप्शंस इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ विच एंटीकोगुलेंट कॉजेज प्लेटलेट स्वेल। कौन सा ऐसा एंटीकोगुलेंट है जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा हो जाता है, अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो प्लेटलेट जो है वो स्वेल कर जाती है। तो ऑप्शन है हमारे ईडीटीए, सोडियम साइट्रेट, हेपेरिन एंड नन ऑप्शन। तो ईडीटीए एंटीकोगुलेंट की वजह से हमारी सेल्स जो है वो प्लेटलेट जो है हमारी वो स्वेलअप हो जाती है, मतलब वो मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोन मैरो एक्ट एज टिश्यू। जो बोन मैरो है हमारा वो कौन किस तरह का टिश्यू होता है? जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। तो बोन मैरो पूछा गया है कि बोन मैरो किस तरह का टिश्यूज है, तो बोन मैरो हमारा कनेक्टिव टिश्यूज का एग्जाम्पल है। तो इसमें सही आंसर हमारा बी है, बोन मैरो एक कनेक्टिव टिश्यूज की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इज। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ती है, कम होती है या फिर नॉर्मल रहती है? कल भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। इस टॉपिक में जो ये इंक्रीज कब हो रही है, डिक्रीज कब हो रही है, आप इसको अच्छे से क्लियर करिएगा। आई होप सो आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया होगा और इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर है, इंक्रीज्ड इसका आंसर है। हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस में ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कि जो आरबीसीज होती हैं उनका साइज जो है स्पेरोसाइटोसिस का मतलब ये होता है कि स्फीयर का शेप हो जाता है, मतलब वो राउंड शेप में आ जाता है और उसकी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है उसकी मतलब ब्रेक डाउन और फ्रेजाइल होने की जो कंडीशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब वो सेल्स जो है वो जल्दी से फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो इसमें इसका सही आंसर है हमारा इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन सेरोटोनिन एंड कैटेकोलामाइंस आर सिंथेसाइज्ड बाय। सेरोटोनिन और कैटेकोलामाइंस सिंथेसाइज किसके थ्रू होते हैं? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स या ऑल ऑप्शन। तो सेरोटोनिन और कैटेकोलामाइंस को हमारी प्लेटलेट सिंथेसाइज करती हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा प्लेटलेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज द हीमोक्रिट इज लो देन द क्लॉट फॉर्म्ड इज। अगर हेमाटोक्रिट हमारा लो है, पीसीबी हमारा लो है, तो उसमें हमारी जो क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है वो स्मॉल होगा, लार्ज होगा, मीडियम होगा या सारे तरह का होगा। तो जो पीसीबी होता है वो हमारा जो सेल्स हमारी नीचे सेटल डाउन कर जाती हैं वो हम पीसीबी को हम उसे काउंट करते हैं। तो क्लॉट फॉर्मेशन अगर हमारा हेमेटोक्रिट कम आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारी सेल्स कम हो रही हैं और हमारा क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो स्मॉल होगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, क्लॉट फॉर्मेशन जो है वो स्मॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग G6PD लेवल्स इन ब्लड। हमारे ब्लड में G6PD लेवल्स को चेक करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है? ऑप्शंस है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लो साइटोमेट्री, कंप्लीट ब्लड काउंट, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट। G6PD एस्टिमेशन को G6PD एस्टिमेट करने के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है।
तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लिनिकल कंडीशन इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद G6PD डेफिशिएंसी। G6PD डेफिशिएंसी से कौन सी क्लिनिकल कंडीशंस जो है हमारी लिंक है? तो पॉलीसाइथीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। तो G6PD डेफिशिएंसी जो होती है उसमें क्या होता है, आरबीसीज जो है वो ब्रेक डाउन करने लगती है, मतलब आरबीसीज टूटने लगती हैं। ये एक्चुअली आपका किसी मेडिकेशन या फिर किसी इन्फेक्शन या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से ये रिस्पॉन्स हमारी आरबीसीज दे रही हैं, वो जल्दी से ब्रेकआउट होने लगती है। और G6PD एक मतलब एंजाइम होता है, उसकी कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसमें हमारा जो G6PD डेफिशिएंसी में जो कॉमनली देखने को मिलता है वो हिमोलिटिक एनीमिया देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी सेल्स जो है बहुत ज्यादा ब्रेक होने लगती है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। Which of the following condition is not typically associated with sickling of red blood cells? रेड ब्लड सेल्स, सिकलिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कंडीशन से कौन से रिलेट नहीं कर रही है? तो उसमें ऑप्शन है हमारे सिकल सेल डिजीज, सिकल सेल ट्रेट, बीटा थैलेसीमिया या एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। तो ये आपको आप सभी को पता होगा सिकलिंग। आई थिंक सिकलिंग मैंने टॉपिक नहीं दिया था, आज आप सिकलिंग को अच्छे से पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर आपका बीटा थैलेसीमिया है। राइट शिफ्ट इन द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कर्व इंडिकेट। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट में अगर कर्व जो है वो राइट शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? फ्रेजिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर नॉर्मल फ्रेजिलिटी है। तो ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ओएफटी जो टेस्ट है, अगर उसमें राइट शिफ्ट हो रहा है, अगर उसमें ग्राफ हमारा राइट शिफ्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी फ्रेजिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये आप चार्ट के थ्रू पूरा अच्छे से कर लीजिएगा ओएफटी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट रेड ब्लड सेल्स आर मोस्ट लाइकली टू लाइज इन। जब हम ओएफटी टेस्ट करते हैं तो हम रेड ब्लड सेल्स को लाइज उनकी होने की कंसंट्रेशन को मैच करते हैं। तो हम किस तरह का सोल्यूशन लेते हैं? हाइपरटोनिक सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन या हाइपरटोनिक सोल्यूशन या फिर हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इसमें हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेते हैं। ये आपको याद रखना है, इस टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले जो हम सोल्यूशन लेते हैं वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन अ ब्लड स्मीयर इज एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग ऑन अ ब्लड स्मीयर। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी में हमें क्या देखने को मिलता है ब्लड स्मीयर पे? विटामिन B12 डेफिशिएंसी में आपको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलती है स्मीयर में। तो ऑप्शंस हमारे हैं स्फेरोसाइट्स, माइक्रोसाइट्स इन रेड ब्लड सेल्स, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स या सिस्टोसाइट्स। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल। ये ओएफटी जो मैं आपको बता रही हूँ, इसके दो मैंने जो भी क्वेश्चन लिए हैं आप इनको अच्छे से याद कर ले, यही आपके लिए बहुत है कि ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी जो है वो नॉर्मल रेड सेल की कितनी होती है। जो हमारी बॉडी में नॉर्मली रेड ब्लड सेल प्रेजेंट है वो उनकी ओएफटी कितनी है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ही, hemolysis begin at 0.35% saline and is complete at 0.25% saline। इसका मतलब होता है कि उसने कहाँ हिमोलिसिस होना स्टार्ट की थी और वो कितना कंसंट्रेशन तक उसकी हिमोलिसिस हो रही थी। तो ये जो ऑप्शंस हैं इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है कि नहीं, सी, हिमोलिसिस बिगिन एट 0.45 इन सलाइन एंड कंप्लीट एट 0.35 सलाइन। ये हिमोलिसिस जो है वो आपका नॉर्मल आरबीसीज का इतने पे स्टार्ट हो जाता है। अब जब ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी बढ़ जाती है, जब हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस डिसऑर्डर आपको जब हो जाता है, तो ये कंसंट्रेशन आपकी बढ़ जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। आपके सेल्स जो है वो पहले ही ब्रेकआउट होने लगेंगी, वो 0.75 पे ही ब्रेकआउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी से हम पता करते हैं कि ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये हिमोलिसिस जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स एंड आरबीसीज ऑन अ ब्लड फिल्म सजेस्ट। आरबीसीज पे अगर न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मिल रही हैं ब्लड स्मीयर में, ब्लड फिल्म में जो हमें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज मिल रही हैं, तो वो
क्या इंडिकेट करती है कि आपको क्या हो सकता है। तो ऑप्शंस है हमारे बोन मैरो स्ट्रेस और सीवियर एनीमिया, नॉर्मल फाइंडिंग इन अडल्ट, लो प्लेटलेट काउंट या वायरल इन्फेक्शन। तो आपकी एनआरबीसीज जो है, जो इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो आपकी बोन मैरो स्ट्रेस या फिर सीवियर एनीमिया के केस में देखने को मिलती है स्मीयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाइंट प्लेटलेट आर टिपिकली सीन इन विच कंडीशन। प्लेटलेट बड़ी बड़ी कब दिखाई देती हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा में, या प्लास्टिक एनीमिया में, हीमोफीलिया में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आईटीपी के केस में आपको प्लेटलेट का साइज बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकल इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। लोकल इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? ऑप्शन सिस्टमिक एंटीबॉडीज, नेचुरल किलर सेल्स, पैसिव ट्रांसफर ऑफ आईजीजी, लोकलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ आईजीए। तो लोकल इम्यूनिटी जो हमारी प्रोवाइड की जाती है वो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन ए की वजह से होती है। लोकलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इम्यून सेल, वैक्सीनेशन, एंटीजन एक्सपोजर, प्रोडक्शन ऑफ मेमोरी सेल। ये आंसर है आपका ट्रांसफर ऑफ इम्यून सेल्स इन अडेप्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू इंक्रीज द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ अ स्मॉल मॉलिक्यूल इट इज बेस्ट टू। ऑप्शंस है इंक्रीज इट्स साइज, अटैच इट टू अ कैरियर प्रोटीन, इंजेक्ट इट डायरेक्टली, यूज इट इज इन नेटिव फॉर्म। इसका सही आंसर है आपका अटैच्ड कैरियर प्रोटीन। जब कैरियर प्रोटीन को अटैच किया जाता है उसकी वजह से इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा हमारा एंजाइम्स के में भी आपने पढ़ा होगा कि एंजाइम्स में जब कोई लिजेंड एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप ऑफ एंटीजेंस एक्सेप्ट। सारे जो है टाइप्स हमारे एंटीजन के हैं और कौन सा नहीं है? ऑटो एंटीजन, हैप्टेन्स, एलो एंटीजन या फिर एपिटोप्स। तो आई होप सो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप पता होगा आप सभी को कि एपिटोप इसका आंसर है। एपिटोप एक हमारा एंटीजन की तरह काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स क्लास। इम्यूनोग्लोबुलिन की इम्यूनोग्लोबुलिन क्वेश्चन नंबर 20 विच पार्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल डिटरमाइन इट्स क्लास। इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास को डिटरमाइन करने में हम किस चीज का काउंट करते हैं? तो है हमारा वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, लाइट चेन या एंटीजन बाइंडिंग साइट। इसमें हमें कांस्टेंट रीजन को देखना होता है जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन की क्लास को डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा इस स्लाइड में 20 क्वेश्चन थे और ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। जो आपने टॉपिक्स पढ़े हैं उसी में से सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे और आप इन्हें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए होंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच गाइस।